हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे प्यारे बच्चों। तो स्टूडेंट्स, अपन जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे अणु संख्या गुणधर्म, और उनमें अपन ने दो तरह के पढ़ चुके हैं। आज का अपना जो नेक्स्ट होगा वो होगा हिमांक में अवनमन। अब हिमांक में अवनमन पढ़ेंगे। जो अब अपन ने क्या पढ़ा था, क्वथनांक में उन्नयन पढ़ा था ना, उसी में अपने को कुछ चेंज करना, सेम वही आएगा। अगर वो आपने ढंग से पढ़ा है ना तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। अगर वो आपके समझ में आया, इसमें बस एफ लगाना है और थोड़ा बहुत चेंज करना है। वो अपन देखेंगे क्या है, इसके ग्राफ में भी चेंज आएगा, कैसे आएगा, होता क्या है वो अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन। अब पहले अपन जानते हैं हिमांक होता क्या है। सबसे पहला अपना जानने का काम क्या है, हिमांक क्या होता है। तो देखना हिमांक क्या होता है, ध्यान से सुनना इस बात को कि कोई भी अपने पास पदार्थ है, क्या कि किसी भी पदार्थ का वह ताप, या आप बोल सकते हो वह ताप जिस पर किसी भी पदार्थ की द्रवावस्था तब वाष्प जो ठोस अवस्था, क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना इस बात को, कि किसी भी पदार्थ में, या आप बोल सकते हो इसको क्या, कि किसी भी ताप पर किसी पदार्थ का द्रवावस्था का ठोस अवस्था का वाष्प दाब समान हो जाता है, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, हिमांक कहते हैं। तो इस परिभाषा को एक नंबर की पूछ सकता है सीधे सीधे। क्या बोलोगे आप कि कोई भी अपने पास, या बोलोगे वह ताप जिसके अंदर किसी पदार्थ की द्रवावस्था तथा ठोस अवस्था का जो वाष्प दाब होता है वह बराबर हो जाता है, यानी समान हो जाता है, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, हिमांक बोलते हैं। अब देखो आगे वाली जो लाइन है उसको अपन पहले एक ग्राफ से समझेंगे, तब ज्यादा समझ में आएगा आपको। देखो अपन एक ग्राफ बनाते हैं वाष्प दाब के बीच में और ताप के बीच में, बनाया था अपन ने पहले भी। तो ये अपन बोलते हैं ये वाष्प दाब है, ठीक है, और ये ताप है, इसके बीच में ग्राफ बनाया था। अपन ने क्या बोलते हैं कि ये अपन ने बनाया था विलायक का, बनाया था, ये अपन ने बनाया था विलयन का, बोला था। क्या बोला था उसके लिए, क्या बोला था अपन ने, क्या बोला था, अपन ने बोला था कि जो विलयन का वाष्प दाब होता है वह है विलायक के वाष्प दाब से ज्यादा होता है। ये बोला था विलायक, क्या था ये, विलायक। और कौन सा विलायक, द्रव विलायक। और ये क्या हो गया, विलयन। सुनना इस बात को, जो मैं आगे जो वाली लाइन है उसको समझाऊं रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो अपन क्या बोलते हैं, देखो मान लो ये ताप अपने पास, ये ताप, मैं एक दूसरे मार्कर से लिख देता हूं उसको, कि मानो अपने पास ये ताप है, इस ताप के ऊपर मान अपन वाष्प दाब देखें, इस ताप के ऊपर वाष्प दाब देखें, देखो ये किसका हुआ, विलयन का, और ये किसका हुआ, विलायक का। ज्यादा किसका है, विलायक का। ज्यादा किसका है, विलायक का। तो अपन क्या बोलेंगे, नेक्स्ट लाइन होगी अपनी, क्या होगी, कि जब किसी अवाष्पशील, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, जब किसी अवाष्पशील द्रव विलय को, क्या बोल रहा हूं, जब किसी अवाष्पशील विलय को किसमें, विलायक में घोला जाता है, तो अवाष्पशील जो विलय था उसके कारण जो विलयन का वाष्प दाब होता है वह इस विलायक से कम होता है। क्या होता है, इस विलायक से कम होता है। और क्या होता है, अगर विलायक से इसका वाष्प दाब कम है तो ये क्या होगा, कम ताप पर जलता है। कौन, विलयन होता है वो कम ताप पर जलता है। अब इसको कैसे समझोगे आप कि सर कम ताप पर जलता है, इसका मतलब, तो देखना अपन ने क्या बोला, ये बात बोली, ये द्रव विलायक और विलय। और अपन ने पहले परिभाषा में क्या बोला था कि वह ताप जिसके ऊपर द्रव तथा ठोस का जो वाष्प दाब होता है वह समान हो जाता है। अब देखो जैसे ये था अपने पास ठोस, ये क्या था, ठोस के लिए मैं थोड़ा इसको, ये बढ़ता हुआ बनेगा कुछ इस तरीके से, ऐसे। तो ये पॉइंट आया, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये किसके लिए आया, ये फ्रीजिंग पॉइंट है, ये किसका है, ये हो गया अपना हिमांक। किसका हिमांक हुआ, विलायक का, जिसको अपन लिखेंगे टी नोट एफ से, किससे, टी नोट एफ से। ये हो गया ताप के बीच में था, ये होगा टी नोट एफ के बीच में, ठीक है। और अब देखो ये जो विलयन होगा इसका भी ये यहां पर आके इसके बराबर हो जाएगा, विलयन का भी यहां पर आके इसके बराबर हो जाएगा। ये क्या पे आया, ये वाला, ये हो गया टी एफ, क्या हो गया, टी एफ। और ये इसके वाष्प दाब और ये इसका वाष्प दाब, ये डेल पी, क्या हो गया, डेल पी। ये किसका था, ये था ठोस विलायक का, किसका, ठोस विलायक का। तो ग्राफ समझ में आया, देखो ग्राफ में ही सारी परिभाषाएं छुपी है। देखो दोबारा बताता हूं, ध्यान देना, दोबारा बताता हूं, एकदम ध्यान से सुनना।
वह ताप जिसके ऊपर, क्या बोल रहा हूं, वह ताप जिसके ऊपर द्रव विलायक या द्रव तथा ठोस दोनों का वाष्प दाब समान हो जाता है। देखो ये द्रव है, ये ठोस, दोनों का वाष्प दाब बराबर हो गया, समान हो गया, उसी को अपन बोलते हैं क्या, हिमांक। ठीक है, जिसको अपन ने क्या लिखा, जो द्रव विलायक होता है उसका टी नोट एफ, विलायक का जो हिमांक वो क्या, टी नोट एफ। ठीक है, और फिर अपन ने क्या बोला कि जो विलयन का जो विलयन होता है, विलयन, वह विलयन कम ताप पर, मतलब इस विलायक से पहले जलता है, यानी कम ताप पर जल जाता है। तो देखो ये ताप इधर बढ़ रहा है ताप, लेकिन यहाँ पे ये विलयन यहाँ पर ही है, तो यहाँ पे ये जलना स्टार्ट हो जाता है, और ये इसका विलायक का ज़्यादा। तो अपन ने यही तो बात बोली है, जो अवाष्पशील विलय युक्त विलयन है वो कम ताप पर जलना स्टार्ट हो जाता है, तो जलने लगा यहाँ पर। और विलायक की तुलना में तो विलायक तो बाद में जलेगा, पहले ये जलेगा। आ रही है ना बात समझ? अरे कॉन्सेप्ट समझना है, इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब देखो इन दोनों के जो बीच का अंतर होता है ना हिमांक के, इसको अपन लिखते हैं डेल टी एफ से, किससे, डेल टी एफ। तो इसको भी याद रखना। तो अपने ने 2-3 बातें सीखी हैं, इंपॉर्टेंट बातें। ये ग्राफ जिसको समझ में आ गया वो बताएगा कि हमें सर ये ग्राफ समझ में आ गया। तो आपको ग्राफ किसके बीच में बनाया, वाष्प दाब और ताप के बीच में, जिसमें अपन ने एक द्रव विलायक और ये लिखा ठोस विलायक, दोनों का वाष्प दाब जहां पे समान था हो गया वो टी नोट एफ। फिर विलयन, विलयन के लिए आया टी एफ, इसका हिमांक। देखो विलायक का हिमांक तो टी नोट एफ और विलयन का हिमांक टी एफ। अब इन दोनों का अंतर तो ज्यादा में से कम को घटाएंगे। तो देखो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे, ध्यान से देखना, पूरे पॉइंट एकदम से इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। विलायक का हिमांक, क्या, विलायक का हिमांक कितना है, टी नोट एफ। विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक कितना है, टी एफ। और हिमांक में अवनमन कितना है, डेल टी एफ कितना है बच्चों। तो डेल टी एफ क्या होगा, ज्यादा में से कम, मतलब टी नोट एफ माइनस टी एफ हो गया। डेल टी एफ क्या हो गया, टी नोट एफ माइनस टी एफ। इतनी बात आ गई समझ में। अब देखो आपको इस ग्राफ से क्या दिख रहा है, ग्राफ से देखो, ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि जो वाष्प दाब जैसे जैसे बढ़ता जाता है ताप भी बढ़ता जाता है। तो क्या बोलोगे, डेल पी, ये क्या था, डेल पी किसके समानुपाती, डेल टी एफ के, किसके, डेल टी एफ के। डेल पी किसके समानुपाती, डेल टी एफ के। और क्या बोलोगे आप, और आप बोलोगे कि जो अपन पढ़ते हैं राउले का नियम, और उस राउले के नियम के अनुसार क्या होता है, देखना अपन ने क्वथनांक में उन्नयन पढ़ा था, उस टाइम पे भी देखा था। तो राउले के नियम में क्या होता है, डेल पी समानुपाती अक्स भी होता है। तो ये थी समीकरण नंबर 1 और ये हो गई समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हुआ, समीकरण 1 व 2 से क्या हुआ प्यारे बच्चों, तो देखो डेल टी एफ समानुपाती किसके, अक्स बी के। और अपन क्या कर देंगे, डेल टी एफ बराबर के अक्स बी। अपन ने ये समानुपाती हटा दिया और एक स्थिरांक लगा दिया। अब देखो ध्यान से, अक्स बी क्या होता है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अरे जब भी अपन किसी के भी मोल अंश निकालते हैं तो जिसका पूछा है उसके मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। और अपन इस चैप्टर में केवल और केवल द्विअंगी विलयन ही पढ़ते हैं, जिसमें विलय और विलायक ही मिलते हैं अपने को। ठीक है, अब ये मान यहाँ पे रख दो, डेल टी एफ क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, अक्स बी का मान रखेंगे तो के एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब देखो ये पॉइंट आ गया अपने पास, अगर अपन विलयन हो, यदि तनु विलयन हो, क्या तनु विलयन, तो क्या होगा, क्या बोल रहा हूं, यदि तनु विलयन होता है तब क्या होता है देखना। तो अपन देखते हैं एन बी का मान, देखो तनु कब होता है, तनु जब होता है जब उसके अंदर विलयन के अंदर विलय की मात्रा बहुत कम होती है। जब अपन विलयन का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था या पहला जो लेक्चर था अपना, उसी के अंदर अपन ने ये बात सीखी थी, तनु विलयन सांद्र विलयन। तो उसी के अंदर ये बातें बताई थी कि जब विलयन में विलय की मात्रा बहुत कम होती है तो वही क्या होता है, तनु विलयन होता है। तो यहाँ पे एन बी का मान लगभग क्या हो गया, 0। तो क्या आ जाएगा, डेल टी एफ बराबर
के एन बी अपॉन एन ए। आ गया? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? अपन ने क्वोथनांक में उन्नयन पढ़ा था, वही काम यहां पर करते आ रहे हैं। वहां पे डेल टी भी था, यहाँ पे डेल टी एफ है, कोई दिक्कत नहीं है, वही काम। अब देखो यहाँ पे एन ए और एन बी का मान निकाल दो। एन ए का मान क्या होता है? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, मोलों की संख्या ऐसे तो निकालते हैं। एन बी का क्या होता है? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, निकाल दिया। अब आगे कर देते हैं। आगे क्या होगा देखना, आगे अपने पास क्या होगा, ये मान था वो यहां पे रख देंगे, तो क्या आ जाएगा? डेल टी एफ बराबर क्या आ जाएगा? के इंटू एन बी का मान रखना है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। अपोन में क्या आएगा? एन ए का मान, तो ये क्या है? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ये क्या हो जाएगा? गुणा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? उल्टा, डब्ल्यू ए अपॉन एम बी था तो क्या हो जाएगा? एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। अरे क्या था? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए था, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। अब मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या बच्चों? क्या है क्या? बोलो, अरे है क्या? किसी भी बच्चे को है क्या? ऐसे लिखने पे कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? इधर लिख दिया, कोई बात नहीं है। अब अपन ने देखो पढ़ा था, याद हो तो, के इंटू एम ए का मान के बी होता है वहां पर, और यहां पे क्या हो जाएगा? के इंटू एम ए का मान हो जाएगा के एफ। क्या हो जाएगा? के एफ। और डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, क्या? डब्ल्यू ए क्या होती है? मोल लता होती है। क्या होती है? मोल लता, जिसको अपन स्मॉल एम से लिखते हैं। ये बातें अपन पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं, और अपन ने क्वोथनांक में उन्नयन पढ़ा था, वही काम यहां पे किया है। अभी क्या रखेंगे अपना? क्या आ जाएगा? डेल टी एफ बराबर, इसकी जगह तो रख दिया के एफ, और इस पूरे की जगह रख दिया एम। ये आ गई समीकरण नंबर 3। तो ये समीकरण यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? अरे किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है तो सुनो, दोबारा बता देता हूं, एक बार रिवाइज करवा देता हूं। अपन ने ये ग्राफ बनाया, इस ग्राफ में अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है? द्रव विलायक और ये ठोस विलायक था, इन दोनों को जो जहां पे दोनों का ताप होता है ना, वाष्प दाब जहां पे समान हो जाता है, वही क्या है? इसका हिमांक है। तो ये हो गया विलायक का हिमांक, फिर ये हो गया विलयन का हिमांक, फिर अपन ने अवनमन निकाला तो इसमें घटा दिया, और अपन ग्राफ से पता लगाते हैं कि जैसे जैसे वाष्प दाब बढ़ता है वैसे वैसे इसका हिमांक में अवनमन बढ़ता जा रहा है, मतलब ताप होता है जो हिमांक में अवनमन हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है। फिर अपन ने ये देखा कि ये डेल पी होता है, राउले के नियम के अनुसार वाष्प दाब होता है वो विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है, तो ये आ गया एक्स बी। फिर ये समीकरण 1 व 2 से किया तो डेल टी एफ समानुपाती एक्स बी, समानुपाती हटाया तो के एफ, के इंटू एक्स बी का मान लिखा, फिर इसमें इसका मान यहाँ पे रख दिया, फिर विलयन तनु होगा तो एन बी का मान 0 ये आ गया, फिर एन ए और एन बी का मान लिखा यहाँ पे रख दिया, फिर के इंटू एम ए किया, वो के एफ होता है, स्मॉल एम मोललता ये होती है, ये आ गया। ठीक है, इतनी बातें सबको समझ में आ गई। ठीक, अब देखो अगर आपको कोई पूछे, क्या बोलो, अगर आपको पूछे कि क्वोथनांक में उन्नयन है तथा अवाष्पशील विलय युक्त विलयन है या अवाष्पशील विलय पदार्थ है, उसके अणुभार में क्या संबंध होता है? क्या बोल रहा हूं? क्वोथनांक में उन्नयन और अवाष्पशील विलय, या आपको बोल सकते हो विलय पदार्थ के जो अणुभार होता है उसके अंदर, उसके साथ उसका क्या संबंध होता है इस क्वोथनांक में उन्नयन का, वो अपन देखते हैं। तो देखो अपन इसको देखने के लिए अपन एक और डेरिवेशन करते हैं। क्या करते हैं? एक और डेरिवेशन। वहां पे भी क्या था? यही बात, यही चर्चा वहां पे भी चली थी प्यारे बच्चों, यहां पर भी वही होने वाला है। देखो इसी समीकरण से करते हैं, कहीं नहीं जाते, अपन यही समीकरण लेके आते हैं। क्या था? के एफ इंटू, अपने को पता है एम, स्मॉल एम क्या होता है? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और ये डब्ल्यू ए किस में था? के जी में। अगर इसको ग्राम में लूंगा तो क्या आ जाएगा? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए ग्राम। ठीक है, अब इस ग्राम में लूंगा तो यहां से ऊपर 1000 से, ठीक है। अब ये मान यहां पे रख दो, क्या आ जाएगा? डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, किसमें? ग्राम में।
अब देखो अपन क्या बोल रहे हैं, अपन बोल रहे हैं कि हिमांक में अवनमन और क्या विलेय के अणुभार में, विलेय के या अवाष्पशील विलेय के अणुभार में संबंध। अगर आपको क्वेश्चन में पूछे कि आप किसी विलेय का अणुभार बताओ, तो उस विलेय के अणुभार बताने के लिए क्या करोगे, ये एम क्या है, उस विलेय का अणुभार तो क्या निकालोगे, एम बी बराबर, अपन पढ़ रहे हैं अणुसंख्यक गुण धर्म जो उसके अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, तो ये अणुभार इसीलिए निकाल रहे हैं बच्चों, कंफ्यूज मत होना। तो क्या आ जाएगा, एम बी बराबर, ये इधर गया तो क्या आ जाएगा, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000, सीधी बात। फिर यहाँ पे डेल टी एफ, अरे कुछ नहीं किया रे, कुछ भी नहीं किया सर, बस वही काम किया है जो पहले करते आए हैं। अब आप मेरे को एक बात बताओ, एक बात बताओ, सीधी सीधी बात है, आपको ये मान दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, और फिर ये पूछ ले तो बता दोगे। अब आपको यहाँ पे पूछे एम बी क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सर एम बी है ना, वो कोई विलेय है, उसका अणुभार है। और सर के क्या है, के एफ, सॉरी के एफ क्या है, सर ये तो ना मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है। क्या, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, जिसको अपन और भी नाम होता है क्रायोस्कोपिक स्थिरांक भी बोलते हैं। क्या, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। और डब्ल्यू बी क्या है सर, तो डब्ल्यू बी बोलोगे सर विलेय है, उसका जो द्रव्यमान होता है वो डब्ल्यू बी होता है। सर ये डेल टी एफ क्या है, तो जेंटलमैन आप बोलोगे डेल टी एफ को क्या, कि सर डेल टी एफ होता है वो हिमांक में अवनमन है। डब्ल्यू ए क्या है सर, तो आप बोलोगे सर विलाय का जो द्रव्यमान होगा वो डब्ल्यू ए। अरे कोई दिक्कत है क्या, तो इससे आपको क्या पूछेगा, देखो क्वेश्चन पूछेंगे, अपन क्वेश्चन करेंगे, आपको ना पूछेगा जो सीधी सीधी बात यहाँ से न्यूमेरिकल, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा 101% आएगा, है ना, आएगा तो आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पूछे जाने के चांसेस ही हैं, थ्योरी से ज्यादा न्यूमेरिकल आएंगे। तो आपको बस ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, याद होने के लिए समझ में आना चाहिए कैसे आए हैं ये फॉर्मूले। तो अपन ने ये निकाला, इससे अपन ने इसका संबंध निकाला, डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू एम से क्या, इसे एम का मान रखा, इसको केजी की जगह ग्राम में किया तो 1000, और इसको ऐसे रखा डेल टी एफ बराबर, और ये एम भी निकाल दिया इसे। ठीक है, इस प्रकार से अपन देखो इसको करते हैं। अब देखो अपन ने वहां पे एक और पॉइंट पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था कि इस के एफ तथा विलाय के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के बीच में संबंध। क्या, के एफ व विलायक के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के बीच या गुप्त ऊष्मा को कैसे संबंधित किया जा सकता है ना। तो देखो कैसे, फॉर्मूला क्या था वहां पे, के एफ की जगह तक के बी, के एफ की जगह वहां पर क्या था, के बी, एम ए था, जी सर था, आर था, जी सर आर था, टी बी नोट था वहां पे, लेकिन यहां पे टी एफ नोट स्क्वायर आ जाएगा अपॉन डेल्टा एच वाष्पन आ जाएगा, और इंटू 1000 आ जाएगा। अरे सर वही काम है जो वहां पे किया था, कुछ भी अलग नहीं किया, बस ये के एफ और टी नोट एफ किया था, वहां पे टी बी नोट स्क्वायर था, यहाँ पे टी एफ नोट स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको वो, अगर मैंने तभी स्टार्टिंग में बोला था, अगर वो आपको आता है तो इसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको एकदम से आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले जाकर वो क्लास देखे, उसी के बाद ये क्लास देखना, क्योंकि अगर वो क्लास छूट गई ना तो ये समझ में नहीं आनी है, और अगर वो समझ में आ गई तो ये बहुत जल्दी आनी है। तो आपको बस याद क्या रखना है, आपको देखो समझना क्या क्या इस चीज में मैं बता देता हूँ ना बेटा, समझना क्या है, क्या आपको सबसे पहले उस ग्राफ को समझना है। अगर किसी भी बच्चे को वो ग्राफ समझ में नहीं है ना, मेरे से दोबारा पूछ लेना, घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है कि सर पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, नहीं, पूछना है। ग्राफ अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा, ठीक है सर। फिर अपन देखेंगे ये डेरिवेशन, अगर इस डेरिवेशन में कहीं पे भी दिक्कत आई ना, यहाँ तक वो निकाला था डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, तो वो पूछेंगे। अगर वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है तो फिर अपन इसका हिमांक में अवनमन और विलेय के अणुभार को जो संबंध निकाला है वो देखेंगे। अगर इसमें दिक्कत है तो वो पूछेंगे, और अगर फिर भी ना तो इस वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा है उसको अपन ने पहले वाले ही तरीके से किया है। अब अपन करेंगे इसका एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन से अपने को समझ में आ जाएगा कि कैसे अपन ने हिमांक में अवनमन पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स अपन ने पढ़ा हिमांक में अवनमन। अब इस हिमांक में अवनमन के लिए अपन करते हैं क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने को पता है कि फॉर्मूला क्या है हिमांक में अवनमन का, एम बी बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू बी
इंटू 1000 अपॉन डेल टी एफ इंटू WA ग्राम में। ठीक है, अब देखो मैंने एक बात बोली आपको, हमेशा आपको जब भी कोई क्वेश्चन करना हो ना उसको एक बार ढंग से पढ़ो। ठीक है, ढंग से पढ़ो। क्या कि 25.6 ग्राम सल्फर को, क्या हो रहा हूँ देखो, 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थलीन में घोलने पर, तो आप यहाँ पे क्या लगा लोगे अंदाजा कि नेफ्थलीन तो क्या है विलायक और सल्फर क्या है विलेय। घोलने पर हिमांक में अवनमन 0.68 के पाया गया, तो सल्फर का अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। अब तो दिक्कत हो गई सर, सल्फर का अणु सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे, और आपके लिए नेफ्थलीन का KF दे रखा है 6.8 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, तो ये केल्विन केजी पर मोल क्या होती है, हिमांक में अवनमन की इकाई होती है। अब देखो मैंने क्या बोला आपको, पहले तो क्वेश्चन पढ़ेंगे सर, फिर क्या करेंगे सर, फिर आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है ना वो करते जाओ। क्या 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 दे रखा है अपने को वो देखते हैं। देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका, और सॉल्यूशन में अपने को सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थलीन में घोलने पर, ये क्या है विलायक, ये क्या है विलेय। तो अपने को विलेय का भार दे रखा है, विलेय का द्रव्यमान दे रखा है, जो इसको अपन किससे लिखते हैं WB से, कितना 25.6 ग्राम लिख दिया सर। 100 ग्राम नेफ्थलीन में क्या है, नेफ्थलीन विलायक, और विलायक का क्या दे रखा है हमें द्रव्यमान WA दे रखा है, कितना 1000 ग्राम दे रखा है सर। घोलने पर हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन को किससे लिखते हैं डेल्टा TF से लिखते हैं, तो डेल TF दे रखा है कितना 0.68। ठीक, सल्फर का अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, और अपने को क्या दे रखा है नेफ्थलीन के लिए KF दे रखा है, क्या KF कितना दे रखा है 6.8 केल्विन केजी पर मोल। अपने को ये मान दे रखे है, तो अपने को क्या निकालना है, पहले MB निकालना है। अब ये MB निकालना है, तो इसके लिए अपने को इस फॉर्मूले में ये मान रखो, अणुभार निकालो। देखो जब भी आपको ये पूछे ना तो पहले उसका अणुभार तो निकालो, और अणुभार निकालने के बाद अपन उसका अणुसूत्र भी निकाल देंगे। तो अणुभार निकालने के लिए क्या करेंगे, MB निकालना है। KF का मान कितना दे रखा है 6.8 इंटू WB का मान 25.6 इंटू 1000 अपॉन डेल TF का मान कितना है 0.68 इंटू WA का मान कितना है 1000 ग्राम। तो ये मान जब अपन सॉल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा 256, कितना 256 ये आ जाता है। ठीक है, अब देखो ये आ गया अपने पास क्या विलेय का जो अणुभार था वह। अब देखो अपन अणुभार होता है ना, तो अपन सल्फर का जो अणुसूत्र लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं सल्फर का अणुसूत्र वो लिखते हैं अपन S अक्ष से, क्या S अक्ष से। जैसे जो सल्फर का क्यों O2 होता है C2 होता है, तो इस प्रकार से तो लिखते हैं। तो ये सल्फर का कितना है S अक्ष से। अब अपने को तो इस S अक्ष का पता लगाना कैसे निकालेंगे, सल्फर और ये अक्ष आ जाएगा तो अपने को पता चल जाएगा इसका अणुसूत्र क्या होगा, है ना। तो सल्फर का अणुसूत्र ऐसे। अब देखो अपन अणुभार जब भी निकालते हैं, देखो लिख देता हूं पूरा कि सल्फर का अणुभार निकालते हैं तो अपन ऐसे तो करते हैं कि अक्ष इंटू S, यानी S का सल्फर का भार कितना होता है 32, तो S इंटू क्या कर देंगे 32। ठीक है, आप अरे इसमें क्यों जा रहे हो, O2 का निकालते हैं। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का कितना 32, ऐसे करते हैं ना। जैसे C2 का 1 का 12 तो 2 का 24, है ना। सोडियम का तो 23 होता है। इस प्रकार से अपन करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं ना। तो इसी प्रकार से इसका किया कि ये अक्ष 32 गुणा अक्ष। अब अपने ने सल्फर का अणुभार निकाल लिया कितना 256, और अक्ष इंटू 32, और अक्ष बराबर कितना आ गया 256/32, कितना आ गया 8। अक्ष का मान अपने पास 8 आ गया, और अपन सल्फर का अणुसूत्र क्या लिखते हैं S अक्ष लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा S8 आ जाएगा। सल्फर का अणुसूत्र क्या आ गया S8। ये आपका क्वेश्चन हुआ। दोबारा समझाता हूँ, एक बार देखना। इस क्वेश्चन को दोबारा समझना, पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको ना
जो दे रखा है वो देखो, लिख लो, पहले तो लिख लिया। अपने को पूछा है अणुसूत्र, तो इस अणुसूत्र को लिखने से पहले आप क्या करो, इसका अणुभार निकालो। अपन ने ये अणुभार निकाला। अब अपने को पता है कि अपन किसी भी जो अपने पास होता है मॉलिक्यूल, उसका अणुसूत्र किसे लिखते हैं, एस एक्स या ओ एक्स, जो से भी लिखते हैं वो इसी प्रकार से लिखा जाता है। अब अपन अणुभार निकालते हैं तो क्या करते हैं कि उसका अणुभार जो दे रखा है उसके साथ कितनी संख्या, 2 3 4 5 जितनी भी है वो, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो क्या कि अब ना अपन इसका अणुभार निकालते हैं तो क्या करेंगे कि इससे गुणाई तो करते हैं। एस देखो O2 दे रखा है तो 16 दूनी 32, इस प्रकार से तो करते हैं। अरे 2 है तो 16, 1 का 16 तो 2 का 32, इस प्रकार से करते हैं। 16 इंटू 2 बराबर 32। इसी प्रकार से एस एक्स है तो एक्स इंटू 32, इसी प्रकार से तो करते हैं। तो क्या आ जाएगा, 256 है इसका मान अणुभार, तो एक्स इंटू 32, तो एक्स का मान निकालिए, ये आ गया, ऐसा आ गया। तो ये था अपना हिमांक में अवनमन। अगर हिमांक में अवनमन में अगर किसी भी बच्चे को, एक भी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो ना, पूछ लेना, उसका सॉल्यूशन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।